हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 9 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो लेक्चर नंबर 9 का जो हमारा टॉपिक था वो था मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें 3 मेजर टॉपिक हमें कवर करना था। तो कल के लेक्चर में हमने सिर्फ एक टॉपिक कवर किया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जो बचे हुए 2 टॉपिक हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के, यानी अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो इन 2 टॉपिक को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसीलिए इस लेक्चर का नाम हमने रख दिया है लेक्चर नंबर 9B। मतलब लेक्चर नंबर जो 9 आपका था उसी का ये पार्ट नंबर B है। उसी लेक्चर को हमने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। कल वो लेक्चर पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म से। तो अर्थ्स मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? ये जो आपका अर्थ है, आपका हमारा हम सब का ये जो अर्थ है, ये अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यानी अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और अर्थ के अंदर ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसी को हम बोलते हैं अर्थ्स मैग्नेटिज्म। अब अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसका क्या क्या प्रूफ हमारे पास है? तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड जो मैग्नेट होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर के टिकता है। जैसे कि ये एक बार मैग्नेट है। अगर आप फ्रीली कोई भी बार मैग्नेट को, मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करेंगे तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर के वो टिकता है। इसका मतलब कि इस आपके बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल के ऊपर कोई ना कोई ऐसा दूसरा मैग्नेट यहां प्रेजेंट है जो फोर्स लगा करके इसको जबरदस्ती इस डायरेक्शन में ला करके रोकता है। तो वो मैग्नेट कौन हो सकता है? तो वो मैग्नेट, यानी हम ये मान सकते हैं कि अर्थ के अंदर कोई ऐसा मैग्नेट है जिसके मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमारा बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हमारे पास प्रूफ है, क्या एविडेंस है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है? तो आयरन पीस बरीड इन अर्थ बिकम्स अ मैग्नेट। आपको पता है कि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मैग्नेट के पास दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को आप रख देते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को, तो वो कुछ दिनों बाद उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। तो हमने देखा कि अर्थ के अंदर भी अगर हम कोई, जैसे लोहे का रॉड है, स्टील है, निकिल है, कोबाल्ट है, इन मटेरियल्स के बने हुए रॉड को जब हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो काफी दिनों के बाद निकालते हैं तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। वो भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करने लगता है। इसका मतलब कि उस आयरन रॉड के कांटेक्ट में कोई ना कोई ऐसा मैग्नेट था जिसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर इंड्यूस हो गई है। तो वो मैग्नेट कौन था? तो हम कहते हैं वो अर्थ का मैग्नेट था। यानी कि अर्थ के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है या कोई ना कोई मैग्नेट है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है, ठीक है। और तीसरी जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट चीज है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, तो आपको इसको बहुत ही मतलब सीरियसली लेना है। बाकी ये 2 तो कॉमन सी चीजें हैं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखिए, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब कि ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 मिले। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 कहां पॉसिबल है? जैसे मान लीजिए आपने कोई एक मैग्नेट लिया है, तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो आपको पता है कि इसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं और साउथ पोल में ऐसे इंटर करती हैं। तो आप बताइए कि अगर ये एक नॉर्थ पोल यहां पर है और एक यहीं पर कोई और मैग्नेट हम रख दें, ये नॉर्थ पोल इसका हो और ये साउथ पोल हो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे आएंगी। और अगर दोनों मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल इक्वल हो, तो आप देखिए इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, इस वाले मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इस वाले मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे और यहां पर हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। तो ये तभी पॉसिबल है जब 2 अलग अलग मैग्नेट्स हों और दोनों के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हो, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक मैग्नेट आप हटा दीजिए तो कभी भी ये पॉइंट आपको न्यूट्रल पॉइंट की तरह नहीं मिलेगा। तो अर्थ पर हम देखते हैं कि जब हम कोई मैग्नेट लेते हैं तो उस मैग्नेट के साथ हमको कुछ एक न्यूट्रल पॉइंट इधर या इधर मिलते हैं या फिर इधर या इधर मिलते हैं। मतलब एक्सियल पोजीशन में या इक्वेटोरियल पोजीशन में हमको न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे इस मैग्नेट की, इस बार मैग्नेट के अलावा
कोई ना कोई एक और मैग्नेट ऐसा प्रेजेंट है जो दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी वजह से इसके मैग्नेटिक फील्ड पर असर पड़ रहा है, और एक ऐसा पॉइंट भी मिल रहा है जहां पर उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है और आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है। तो ये 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जिनसे ये कंफर्म होता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अर्थ के अंदर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मेन कारण क्या है, ये अभी तक अच्छी तरीके से किसी भी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। टाइम टाइम पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग थियरी दी है, लेकिन कोई भी ऐसी थियरी नहीं है जो अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रॉपरली और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सके। क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पर जिस तरीके से वैरी होता है वो बड़ा ही रैंडम और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए हम किसी भी थियरी को यहाँ पर नहीं मेंशन करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी थियरी नहीं है जो एग्जैक्टली करेक्ट हो अर्थ के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो बस आप ये मान के चलिए कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमारे पास कुछ डिफिनीशन है, कुछ टर्म्स हैं। इसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारे पास कौन कौन से 3 एलिमेंट हैं। बाकी वो किस वजह से आए हैं इसका कोई भी एग्जैक्ट कारण अभी तक कोई नहीं बता सका है। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि ये मान लीजिए ये है आपका अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, और आपको पता है कि ये ऊपर साइड, जैसा कि हम डायरेक्शन दिखाते हैं यहाँ पर बोर्ड पर, ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होता है, जियोग्राफिक नॉर्थ इसको बोलते हैं, इधर साउथ, ये दाहिने साइड ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो इस अर्थ में ऊपर की तरफ हमारा क्या है, ये इस डायरेक्शन में क्या है, ये है हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ, और नीचे क्या है, जियोग्राफिक साउथ। ये नीचे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखना है, जियोग्राफिक साउथ लिखना है, ये उल्टा हो गया है, साउथ जियोग्राफिक। तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन है और ये जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन है। जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। इसी को आप एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। इसी एक्सिस के अबाउट ये अर्थ रोटेट करता है। ठीक है, तो जियोग्राफिक एक्सिस का मतलब कि लाइन ज्वाइनिंग द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ। जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को मिलाने वाली जो लाइन है उसी को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल या एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और बार मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं अर्थ पर, तो वो एग्जैक्टली जियोग्राफिकल नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में नहीं सस्पेंड होता, नहीं रुकता है, बल्कि उससे कुछ एंगल पर ये टिल्ट होता है। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल एग्जैक्टली जियोग्राफिकल नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में नहीं टिकता है, बल्कि कुछ एंगल वहां से ये बना रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि मान लीजिए फ्रीली सस्पेंडेड एक बार मैग्नेट आपने ऐसे रखा, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, बट एग्जैक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में ना होकर के थोड़ा सा एक एंगल यहां पर बनाती है, और ये एंगल लगभग 11.5 डिग्री के आसपास होती है। ठीक है, और ये एंगल बदलती भी रहती है, बट फिलहाल में आप इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली याद कर सकते हैं, 11.5। ये टाइम के साथ बदल भी सकती है। ठीक है, तो ये जो आपका बार मैग्नेट है, इस मैग्नेट का जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होता है वो आपका इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और जो साउथ डायरेक्शन की तरफ होता है वो इस मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन है। अब आप एक बात सोचिए कि अगर आपके बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, इसका मतलब कि अर्थ के अंदर जो एक मैग्नेट आप एज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब अर्थ का जो बार मैग्नेट है, अर्थ के अंदर का जो मैग्नेट है, अगर हम ऐसा एज्यूम करें, वैसे तो एग्जैक्टली कंफर्म है नहीं कि अर्थ के अंदर कोई बड़ा सा बार मैग्नेट है या फिर कोई और कारण है उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, लेकिन आप ये एज्यूम कर सकते हैं जिस तरह की ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर मिलती हैं हमको अर्थ के केस में, उनके बेसिस पर हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं जैसे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा इस तरह से एक बार मैग्नेट है। ये एक बार मैग्नेट है अर्थ के अंदर। अब बताइए कि अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट है, उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल किधर होगा और साउथ पोल किधर होगा। तो इसके लिए आप सिंपल सी बात है कि अगर आपका ये जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल इधर है, इसका मतलब कि अर्थ के अंदर का जो मैग्नेट था उसका ये साउथ पोल रहा होगा, तभी तो ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट किया होगा, है ना।
आपकी इस बार मैग्नेट और अर्थ का जो मैग्नेट है उस दोनों का सेम पोल एक साइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेम पोल्स में रिपल्सन होता है। तो नॉर्थ पोल जिधर टिका हुआ है इसका मतलब उधर आपके अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होगा, और इस बार मैग्नेट का जिधर साउथ पोल है उधर इस अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। और इसी के बेसिस पर इसका नाम रख दिया गया, इस डायरेक्शन का नाम रख दिया गया मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन, और इसका नाम रख दिया गया मैग्नेटिक साउथ डायरेक्शन। ठीक है, और देखिए जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ से अलग है ये आपका मैग्नेटिक साउथ या मैग्नेटिक नॉर्थ। जिधर आपका मैग्नेटिक जियोग्राफिकल नॉर्थ होता है उधर आपका मैग्नेटिक साउथ पोल होता है, जिधर आपका जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है उधर आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाले एक्सिस को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। बिल्कुल इसी तरीके से मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को मिलाने वाले इस एक्सिस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? तो लाइन ज्वाइनिंग द मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। ठीक है, चलिए अब आपने अगर ये कंफर्म कर ही लिया कि अर्थ के अंदर जो बार मैग्नेट है उसका इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर इंटर करती है। एक्चुअल में ये निकलती और इंटर कहीं से मतलब ओरिजिनेट कहीं नहीं होती, कहीं भी टर्मिनेट नहीं होती हैं। ये उस मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ बढ़ती हैं, तो ये क्लोज्ड लूप बनाती है। तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के केस में मिलता है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप ये एज्यूम करें कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा जायंट बार मैग्नेट है जिसका इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। ठीक है, तो अब इससे आप अर्थ के बिहेवियर को आसानी से स्टडी कर सकते हैं अगर आप इस तरीके का एक बार मैग्नेट अर्थ के अंदर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन जो है यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट डिफिनीशन आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है। तो मैग्नेटिक और जियोग्राफिक एक्सिस तो आप समझ गए, अब मेरिडियन क्या होता है? मेरिडियन ये जो है ये प्लेन है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? एक प्लेन है। कहाँ से पास होने वाला प्लेन है? तो ये मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन है। मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला एक प्लेन, और वो प्लेन कैसा होना चाहिए? तो अर्थ के सरफेस के वर्टिकल होना चाहिए। जैसे ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, तो इस मैग्नेटिक एक्सिस पर ये आपका मैग्नेट आपने जिस डायरेक्शन में सस्पेंड हुआ था वो मैग्नेटिक एक्सिस का ही डायरेक्शन था। तो इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास होते हुए और अर्थ के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो प्लेन आप इमेजिन करेंगे, यहाँ पर एक प्लेन आप इमेजिन करिए, उस प्लेन को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है, इस जियोग्राफिकल एक्सिस से पास होने वाले और अर्थ के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो प्लेन है उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? जियोग्राफिकल मेरिडियन। और इसी मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बेसिस पर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं उनको स्टडी करेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो एलिमेंट जिनकी हेल्प से हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे 3 एलिमेंट्स होते हैं, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, और तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक एक करके तीनों का डिफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, जिसको हम अल्फा से एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पर। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या होता है? एक्यूट एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। अब मेरिडियन तो आप समझ ही गए हैं, मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता हुआ और अर्थ के सरफेस के बिल्कुल वर्टिकल प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं। जियोग्राफिक एक्सिस से पास होता हुआ और अर्थ के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर या वर्टिकल प्लेन को जियोग्राफिक मेरिडियन बोलते हैं। अब ये जो आपके पास जियोग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उस एंगल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, और इसको हम अल्फा से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस पर जो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर 2 प्लेन्स हमारे पास है, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। ये मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता हुआ प्लेन है जो कि अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर भी है, और ये जियोग्राफिक एक्सिस से पास होता हुआ प्लेन है जो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर है। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में कुछ एंगल होता है, उसी एंगल को, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को हम मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बोलते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको इमेजिन करिए जैसे खुली हुई किताब है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ये वाली कॉपी ले लेता हूँ। इस कॉपी में आप देखिए एक सरफेस आपको ये दिख रहा है और एक सरफेस ये वाला है जो कि इस साइड है। अब ये है तो दूसरे साइड, तो कैसे दिखाएं? तो इसी तरीके से हमने अलग इसका शेप दे दिया है। तो इस तरह से आप देखिए
ऐसे ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। इसको हम अल्फा से एक्सप्रेस करेंगे। अलग अलग जगह पर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन की वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। चलिए दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन का, जिसको हम थीटा से एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले इसमें आप समझिए डिप का मतलब क्या। डिप नीडल एक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, जो वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री होती है, वाइब्रेट करने के लिए फ्री होती है। तो मान लीजिए कि इस वर्टिकल प्लेन में ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, अर्थ के सरफेस का हॉरिजॉन्टल ये हुआ, ये वर्टिकल हुआ। इस वर्टिकल प्लेन में एक मैग्नेटिक नीडल घूमने के लिए बिल्कुल फ्री है, ऐसे नीडल को हम बोलते हैं डिप नीडल। और इस वर्टिकल प्लेन में घूमने के लिए फ्री इस मैग्नेटिक नीडल को जब आप फ्रीली कहीं पर ऐसे सस्पेंड करेंगे तो ये हमेशा कहाँ जाएगी, ये हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ जो डायरेक्शन होता है उसके अलोंग ये जाके सस्पेंड हो जाएगी, या उसके डायरेक्शन में जाकर के ये रुक जाएगी। आपको पता है कोई भी मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ, जो मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ होता है उस डायरेक्शन में जाकर के रुक जाती, ठीक है। अच्छा, तो मान लेते हैं कि अर्थ के सरफेस पर किसी जगह पर हमारा ये जो डिप मैग्नेटिक नीडल है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर के रुक गया। इसका मतलब इसके साउथ और नॉर्थ पोल को मिलाने वाला ये जो एक्सिस आपको मिलेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि मैग्नेटिक नीडल जो आप अर्थ के सरफेस पर कहीं पर भी सस्पेंड करेंगे वो हमेशा मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग ही जाकर के रुकेगा। तो इसके साउथ और नॉर्थ पोल को मिलाने वाला ये जो एक्सिस है, ये यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस है, और मैग्नेटिक एक्सिस से पास होता हुआ और अर्थ के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये आपका है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि आपका जो मैग्नेटिक नीडल या बार मैग्नेट होता है वो हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रहता है, या आप ऐसे कह लीजिए कि मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा बार मैग्नेट या मैग्नेटिक नीडल के से पास होता हुआ ही बनाया जाता है, ठीक है। तो आपका ये मैग्नेटिक नीडल है और आप देखिए मैग्नेटिक नीडल का ये साउथ है और ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक नीडल के साउथ से नॉर्थ की ओर का जो डायरेक्शन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कैसे पता चला कि मैग्नेटिक नीडल के साउथ से नॉर्थ की ओर जो डायरेक्शन है वो अर्थ का ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए आप किसी भी बार मैग्नेट का जब आप फील्ड लाइन जो बनता है, किसी बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि इसके इस नॉर्थ पोल के पास में हम एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, और मैग्नेटिक नीडल जब आप रखेंगे तो उसमें भी एक नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और ये बार मैग्नेट का आपका ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल की तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक नीडल का साउथ पोल, क्योंकि अपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन होता है, और इसके जस्ट अपोजिट दूसरे डायरेक्शन में इसका नॉर्थ पोल होगा। तो इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से निकल रही हैं, यानी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर ये डायरेक्शन आपने दिखा दिया। फिर आपने मैग्नेटिक नीडल को और आगे रखा तो फिर आपने देखा कि ये साउथ पोल इधर हो गया और नॉर्थ पोल थोड़ा सा बेंड हो गया। फिर आपने साउथ से नॉर्थ की ओर का जो डायरेक्शन है इसको मिला दिया, तो ये आपको मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस है वो यहाँ तक आपको मिल गई। इसी तरीके से आप आगे करते गए यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपके मैग्नेटिक नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की ओर है, और जो साउथ पोल है वो इससे दूर है। तो साउथ से नॉर्थ की ओर का ये जो डायरेक्शन है वो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बता रहा है। यानी किसी बार मैग्नेट का जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड करना होता है तो कैसे करते हैं, मैग्नेटिक नीडल से। और आप देखिए मैग्नेटिक नीडल में क्या, मैग्नेटिक नीडल के साउथ से नॉर्थ की ओर हम लोग हमेशा लाइन खींच रहे हैं। ये जितनी भी लाइन आपको मिल रही है ये मैग्नेटिक नीडल के साउथ से नॉर्थ की ओर खींची गई। इसका मतलब इस बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस पॉइंट पर वो हमको कैसे मिला, वो मिला इस पॉइंट पर जब मैग्नेटिक नीडल हमने रखा था उस मैग्नेटिक नीडल के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जो लाइन हमने खींची थी वही इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा था। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर अगर मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से सस्पेंडेड है कि इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है, इसका मतलब कि साउथ से नॉर्थ की ओर का ये जो डायरेक्शन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। तो ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए डिफिनीशन दूसरी वाली कि एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप समझ गए, मैग्नेटिक नीडल के साउथ से नॉर्थ की ओर, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ के सरफेस के करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल। तो ये मैग्नेटिक नीडल में ये मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन हो गया, और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल यहाँ पर दिख रहा है इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, ठीक है, क्लियर है।
अच्छा, अब यहाँ पर आती है बात कि पोल्स पर और इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी होती है। तो पोल्स पर जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पर जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 0 होता है। तो इसको कैसे हम समझें, आप देखिए कि ये हमारा अर्थ है और आपको पता है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस यहाँ से नीचे से निकलती है, ऊपर की तरफ जाती हैं, यानी इधर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है और इधर मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम किसी मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, अगर ये मैग्नेटिक साउथ पोल है तो मैग्नेटिक नीडल जब आप यहाँ रखेंगे तो उसका नॉर्थ पोल इसके कांटेक्ट में आएगा, मतलब इसकी तरफ आएगा, और साउथ पोल इससे दूर रहेगा। इसी तरह से आगे किसी पॉइंट पर आप उसी मैग्नेटिक नीडल को रखेंगे तो नॉर्थ पोल इधर की तरफ रहेगा, साउथ पोल दूर रहेगा, नॉर्थ पोल इधर की तरफ रहेगा, साउथ पोल दूर रहेगा। तो इस तरीके से करते करते आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप देखेंगे कि इस पोल्स पर यहाँ पर और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से आपको मिली हुई हैं। ऐसा क्यों मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल था वो अर्थ के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अर्थ के सरफेस के ये बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल है, और मैग्नेटिक नीडल में साउथ से नॉर्थ की ओर का जो डायरेक्शन है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होता है उसी को तो हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही आप पता कर लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल होता है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है अर्थ के सरफेस के, इसलिए यहाँ पर एंगल ऑफ डिप कितना, 90 डिग्री। और इक्वेटर पर अगर हम बात करें, ये है आपका इक्वेटर। इक्वेटर पर अगर हम बात करें तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको इस तरीके से मिल रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हैं। तो यहाँ पर आपको एंगल ऑफ जो डिप है उसकी वैल्यू मिलती है 0 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये जल्दी समझ में नहीं आता है, तो मैंने कोशिश किया है कि इस बार मैग्नेट और इस डायग्राम की हेल्प से आपको एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन समझा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें तो कुछ बताने की बात ही नहीं है। अगर आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और एक दूसरा कंपोनेंट निकाल लीजिए वर्टिकली, इसको बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा, उसको हम अगर बी एच से एक्सप्रेस करें दैट इज बी कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। क्योंकि किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट तो आपको पता है थीटा के डायरेक्शन में कॉस के साथ आ जाता है और जो दूसरा बचता है उसमें साइन आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं हटा देता हूँ, डायग्राम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर हम करेंगे। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट अगर आपको पता चल गया तो आप देखिए इसकी हेल्प से आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी आपने देखा कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट बी वर्टिकल इज इक्वल टू बी साइन थीटा। एक बार आप इनको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, बी स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए तो आपको मिल गया बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। दैट मीन्स आपको मिल जाएगा यहाँ से b इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। यानी अगर आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता है तो आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इनको आपस में डिवाइड कर दें तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करिए, बी वर्टिकल अपान बी हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपान बी कॉस थीटा, और ये बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा अपान कॉस थीटा दैट मीन्स टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी वर्टिकल अपान बी हॉरिजॉन्टल। यहाँ से आप चाहे तो थीटा भी निकाल सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स बी वर्टिकल अपान बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। तो आप यहाँ से देखिए कि अगर आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का ये रिजल्टेंट वैल्यू पता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है तो आप वर्टिकल कंपोनेंट इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट अगर आपको मिल गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पहले से पता है, तो ये दोनों जब आपको मिल गए तो आप उस जगह पर एंगल ऑफ डिप या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी बता सकते हैं। ठीक है,
तो ये था आपका एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और इतना ही आपको अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पूरा पढ़ना है। मतलब वो कुछ डिफिनीशन आपको मैग्नेटिक जियोग्राफिक मेरिडियन, अर्थ की अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसका डायरेक्शन किधर होता है, ये सब आपने देखा। उसके बाद ये तीनों एलिमेंट और ये फार्मूला, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले। एक टॉपिक तो आपका कवर हो गया अर्थ मैग्नेटिज्म। अब एक टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोगों को कुछ यहाँ पर टर्म देखने हैं। ये वो टर्म है जिनके बेसिस पर हम किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये कुछ डिफिनीशन यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब सिंपल सा ये है कि वो मटेरियल्स जिसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर असर पड़ता है। अगर उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का उस मटेरियल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी सब्सटेंस को रखते हैं और उस सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है, कुछ भी असर पड़ सकता है वो, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो जिस भी मटेरियल पर एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड का या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता हो, अफेक्ट होता हो, ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। तो डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आप जान लीजिए, तीन टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेट आप या कोई मैग्नेटिक फील्ड आप कहिए, चाहे कोई मैग्नेट आप कह लीजिए, कोई मैग्नेट अगर आपने रखा है उसके पास अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा थोड़ा सा बहुत ही एक वीक फोर्स से रिपेल कर दिया जाता है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल उसको बोलते हैं जो मैग्नेटिक किसी भी मैग्नेट के द्वारा बहुत ही वीक फोर्स से अट्रैक्ट कर लिया जाता है। और फेरोमैग्नेटिक उस मटेरियल को बोलते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के द्वारा उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो जो मैग्नेट की ओर बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाए वो फेरोमैग्नेटिक, जो वीकली अट्रैक्ट हो जाए वो आपका पैरामैग्नेटिक, और जो वीकली अट्रैक्ट होने की बजाय रिपेल हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। तो ये तीनों के तीनों जो मटेरियल्स हैं इनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेट का असर पड़ रहा है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो इन मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन और एनालाइज करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ डिफिनीशन देखने हैं। तो सबसे पहला डिफिनीशन है यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम बी से एक्सप्रेस करेंगे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके पहले आप बार बार ये बोलते आए हैं कि करंट कैरिंग लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप बोलते थे वो एक्चुअल में क्या था, वो था मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को कैरेक्टराइज करने वाले बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें से ये है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते थे या मैग्नेटिक फील्ड सिंपली बोल देते थे, वो उसका अगर एग्जैक्ट नाम लिया जाए तो उसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। और हमने शायद बताया भी था आपको कि इसी बी को मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है। तो ये क्या इसका मतलब है, ये देखिए, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। सबसे पहले आप ये समझिए, अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी मैग्नेट के पास रखते हैं तो ये जो मटेरियल होता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये मटेरियल आपका मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाती है। इस तरह के मैग्नेटिज्म को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो जब ये मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म की फिनोमेना यहाँ पर, यानी इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना जब देखी जाती है तो इसके अंदर से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही हो सकता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इसको सपोर्ट कर रही हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो यानी किसी भी ये मैग्नेटिक मटेरियल को जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड क्यों बोला गया, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस हुई, ठीक है। एग्जैक्टली अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, मैग्नेटिक इंडक्शन जो क्वांटिटी है, ये तो मैग्नेटिक इंडक्शन की फिनोमेना आप समझ गए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइज हो जाना ही मैग्नेटिक इंडक्शन होता है।
अब ये कितना मैग्नेटाइज हुआ है, इसके लिए जो हमारे पास क्वांटिटी है, जो फैक्टर है, उसका नाम भी है मैग्नेटिक इंडक्शन। वेक्टर बी से एक्सप्रेस करेंगे और इसके लिए एग्जैक्टली इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन इनसाइड द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। ये जो मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस है, इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिल रही हैं, वो पर यूनिट एरिया में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको मिल रही हैं, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जितना ज्यादा ये मैग्नेटाइज होगा, उतना ज्यादा आपको पर यूनिट एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, है ना। यानी मैग्नेटिक इंडक्शन इस मैग्नेटिक मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को बताता है जिससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम बी से एक्सप्रेस करेंगे। इसके यूनिट की अगर हम बात करें तो इसके यूनिट के बारे में हम पीछे कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी फार्मूले हमने पढ़े हैं वो बी के टर्म में ही पढ़े हैं पीछे। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर टेस्ला, या फिर गॉस। ये सब के सब तीनों के तीनों एमकेएस सिस्टम के हैं और ये सीजीएस सिस्टम का है। इनके बीच में जो रिलेशन है वो है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, या 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये यूनिट बड़ी है, नंबर छोटा है, ये यूनिट छोटी है तो नंबर बड़ा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा जो टर्म है उसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब देखिए, इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से या एम से एक्सप्रेस किया जाता है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये जो एम वाला सिंबल है वो हम लोग लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि जो कैपिटल एम सिंबल है वो हमने पीछे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए यूज कर लिया है। तो बहुत सारी बुक में ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए कैपिटल एम भी यूज होता है, बट हम यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, द एक्सटेंट टू विच दिस सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड, द एक्सटेंट या डिग्री टू विच दिस सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड। कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, वो किस हद तक मैग्नेटाइज हुआ है, ये पता करने के लिए जो हमारे पास क्वांटिटी है वो है आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर ये ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, ये कम मैग्नेटाइज हुआ है, कम प्रभावित हुआ है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो कम होगा, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल किस हद तक मैग्नेटाइज हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उसके लिए हमारे पास क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बहुत ही क्लियरली नाम याद रखिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग चीज है ये मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर आई। अब दूसरी भाषा में अगर देखें यहाँ पर, अब दूसरी चीज़ क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना ज़्यादा ये मैग्नेटाइज हुआ है, इसके लिए डायरेक्ट हमारे पास क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो m/v से, m यहाँ पर m का मतलब देखिए, यही m जो है वो कंफ्यूज करेगा आपको। यहाँ पर ये जो m है, इस m को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन ये फार्मूले में जो हमने m लिखा है, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कोई भी सब्सटेंस जब मैग्नेटाइज होता है तो मैग्नेटाइज होने के बाद क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स बहुत सारे बन जाते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम में, इसके इस पूरे मटेरियल के पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हुए हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पर कैपिटल M का मतलब, इसीलिए हम लोग ये वाला सिंबल नहीं यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि हम लोग ये कैपिटल M को यूज करने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए। तो आप भी यही करिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M से एक्सप्रेस करिए, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए कैपिटल I। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर डेवलप हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जितना ज़्यादा ये मैग्नेटाइज होगा, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर डेवलप होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट अगर हम निकालने की बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट आपको पता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट आपने निकाला था एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये जो फार्मूला था m इक्वल टू NIA, यहाँ से हमने निकाला था। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर कैंसिल होकर 1 मीटर यहाँ बचेगा, तो एम्पियर पर मीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। इसका फार्मूला I इक्वल टू m/v। तीसरा जो डिफिनीशन हमारे पास है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अलग चीज है, और मैग्नेटाइजिंग, अगर शब्दों को ध्यान से समझें तो आपको डिफिनीशन यहीं से पता चल जाएगा।
मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या कि मैग्नेटाइज करने वाली इंटेंसिटी, यानी ये जो एक्सटर्नल फील्ड यहां पर है, इस एक्सटर्नल फील्ड की ये प्रॉपर्टी है, एक्सटर्नल फील्ड की ये प्रॉपर्टी है द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये जो फील्ड हमने यहां पर लगाया था इस मटेरियल के बाहर, द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल हमने रखा हुआ है, उस मैग्नेटिक मटेरियल को कितना ज्यादा मैग्नेटाइज ये कर सकता है एक्सटर्नल फील्ड, इस प्रॉपर्टी को बताने वाली क्वांटिटी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, है ना। तो इस हमारे एक्सटर्नल फील्ड, अब एक्सटर्नल फील्ड जितना ज्यादा इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगी उतना ज्यादा इसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा, जितनी कम इसकी इंटेंसिटी होगी उतना कम इसको मैग्नेटाइज कर पाएगा। इस मटेरियल का मैग्नेटाइज होना बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है ना। एक तो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड करता है। अगर ये मटेरियल उस तरह का नहीं है जो मैग्नेटाइज होता है, तो इस कितना भी आप फील्ड लगा लीजिए कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये मटेरियल मान लेते हैं कि मैग्नेटाइज होने वाला मटेरियल है, तो अब ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया है उस एक्सटर्नल फील्ड की क्या ताकत है। एक्सटर्नल फील्ड की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटाइज करेगा, जितनी कम होगी उतना कम मैग्नेटाइज करेगा। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपका कैपिटल H, जिसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, B को मैग्नेटिक इंडक्शन और H को मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग, ये ज़्यादा अच्छा होगा, इस वर्ड से आपको और क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का मतलब द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने की इस एक्सटर्नल फील्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। इसको कैपिटल H से एक्सप्रेस करेंगे। मैथमेटिकली इसको हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, H इक्वल टू बी अपान म्यू। अब इस म्यू के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बी तो आप समझ चुके हैं। यहाँ पर बी का मतलब है कि इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक इंडक्शन हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर ढेर सारी डेवलप हुई हैं, तो इस मैग्नेटिक मटेरियल का टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाय म्यू का मतलब इस मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी के बारे में आगे हम बताएंगे आपको। तो मैग्नेटाइजिंग जो इंटेंसिटी है उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम इस मटेरियल के मैग्नेटिक इंडक्शन को इस मटेरियल के मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से डिवाइड कर दें, इनका रेशियो ले लें, या फिर जो एक्सटर्नल फील्ड हमने लगाया है, एक्सटर्नल फील्ड के मैग्नेटिक इंडक्शन, ये मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ही है, एक्सटर्नल फील्ड को हम इंडक्शन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, इंटेंसिटी के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो क्या रिलेशन है इन दोनों में, वही तो बता रहे हैं कि ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड के इंडक्शन या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और स्पेस या वैक्यूम के मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के रेशियो के इक्वल होता है। तो आप कहीं से भी डिफाइन कर सकते हैं, H इक्वल टू बी अपान म्यू बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि बी नॉट अपान म्यू नॉट, जहाँ पर ये बी नॉट क्या है, एक्सटर्नल फील्ड है, म्यू नॉट क्या है, इस एक्सटर्नल या स्पेस की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, यहाँ पर बी और म्यू क्या है, इस मटेरियल का मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप देखिए, ये जो आपका H होता है, उस H में, इस I में और इस B में, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। आप यहाँ से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H इक्वल टू मटेरियल का मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी माइनस इस मटेरियल के अंदर डेवलप हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I। तो H इक्वल टू बी अपान म्यू नॉट माइनस आई को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा I प्लस एच, म्यू नॉट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू नॉट I प्लस एच इक्वल टू बी। तो आप ये वाले फार्मूले को याद कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है। वैसे मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर न्यूमेरिकल्स कम आते हैं, इनकी ये जो प्रॉपर्टीज़ है इन्हीं के ऊपर कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाता है कि क्यूरी लॉ क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरी इसके अलावा क्यूरी विस लॉ जो है वो, या क्यूरी वाइस लॉ जिसको बोलते हैं, वो किसके लिए लागू होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, यानी कुल मिला के इनकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट आप याद रखें ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो H है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये 2 क्वांटिटी ऐड हो रही हैं तो वेक्टर आपने डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कभी भी हम 2 उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिनका नेचर सेम होता है, जिनके यूनिट या डायमेंशन सेम होते
है ना। तो यहाँ पर I प्लस एच यानी I और H दोनों ऐड हो रहे हैं, तो I का जो यूनिट होगा वही H का भी यूनिट होगा। तो I का यूनिट आपको पता है एम्पियर पर मीटर, तो H का भी यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, नोट कर लें इसे, और इसके बाद कुछ और भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसे हम म्यू से एक्सप्रेस करते हैं। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट। मतलब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आपने एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा हुआ है या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइंस हैं वो इस मटेरियल के अंदर कितनी आसानी से निकल जाएंगी, कंडक्ट कर जाएंगी, ये डिसाइड करने वाला जो क्वांटिटी हमारे पास है उसका नाम है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो जिस मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी आसानी से पास हो जाएंगी, कंडक्ट कर जाएंगी। ठीक है, और इसका जो फार्मूला है वो है म्यू इक्वल टू बी बाई एच, जहाँ पर बी क्या है, बी है इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डेवलप हुआ टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, और एच क्या है, ये है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, यानी जो एक्सटर्नल फील्ड आपने अप्लाई किया है उस फील्ड की इंटेंसिटी। तो म्यू इक्वल टू बी बाई एच ये डिसाइड करता है कि इस मटेरियल के अंदर से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी आसानी से पास हो जाएगी। ठीक है, यूनिट की बात अगर हम बात करें यहाँ से, तो म्यू इक्वल टू बी बाई एच, बी का यूनिट आपको पता चल चुका है, बी के यूनिट आपने बहुत सारे यूनिट देखे जिसमें से एक था न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एच की बात अगर हम करें तो एच और आई दोनों का यूनिट सेम होता है, और वो यूनिट क्या था, एम्पियर पर मीटर। तो यहाँ से हमने रखा बी का यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यहाँ से एम्पियर पर मीटर, एक मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, न्यूटन अपान ये एम्पियर उल्टा होके इस वाले एम्पियर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म है हमारे पास, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इस मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई कि कितने अच्छे से इसके अंदर से फील्ड लाइंस पास होंगी, वो इसकी प्रॉपर्टी हो गई म्यू। लेकिन रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू दी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इस फ्री स्पेस में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने अच्छे से कंडक्ट करेंगी, कितने अच्छे से गुजर जाएंगी, उसके लिए भी परमिएबिलिटी होती है। इसको हम बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो आपने बायो-सेवर्ट लॉ में भी देखा था, वो कितना था, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। यानी ये जो टर्म है म्यू नॉट, ये बताता है कि स्पेस में से, फ्री स्पेस में से, वैक्यूम में से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी आसानी से कंडक्ट करेंगी, और इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कितने अच्छे से कंडक्ट करेंगी। तो इसके लिए इस मटेरियल का अपना मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसको हम म्यू कहते हैं, और इस मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी को जब हम स्पेस की परमिएबिलिटी से कंपेयर करते हैं कि स्पेस के परमिएबिलिटी के कंपैरिजन में इस मटेरियल की परमिएबिलिटी और अच्छी है या इससे खराब है, दैट मीन्स जब हम इनका रेशियो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्पेस के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट कर रही होंगी तो म्यू की वैल्यू म्यू आर से ज़्यादा होगी। अगर इस स्पेस के कंपैरिजन में यहाँ कम अच्छे से कंडक्ट कर रही होंगी तो म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से कम होगी। और अगर इक्वल कंडक्ट कर रही होंगी, चाहे स्पेस हो चाहे मटेरियल हो, तो इसका मतलब म्यू और म्यू नॉट दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी का मतलब इस मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी और स्पेस की परमिएबिलिटी का रेशियो, यानी म्यू अपान म्यू नॉट, इसी को हम म्यू आर से एक्सप्रेस करेंगे। और आप देखिए ये जो म्यू आर की वैल्यू है वो म्यू और म्यू नॉट इस रेशियो के इक्वल है। तो अगर म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से ज़्यादा होगी तो ये रेशियो 1 से ज़्यादा आएगा, इक्वल होगा तो 1 आएगा। अगर ये 1 से कम, मतलब इस म्यू नॉट से कम हुआ तो जो रेशियो आएगा वो भी 1 से कम आएगा। तो आप देखिए यहाँ से कि अगर हम 3 तरह के मटेरियल की बात करते हैं, अगर ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर ये मटेरियल नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो जिस हिसाब से, जिस ईजीनेस के साथ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्ट कर रही थी, वैसे ही इस मटेरियल के अंदर से भी कंडक्ट करेंगे। यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, चाहे स्पेस हो चाहे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी तरीके से कंडक्ट करती हैं। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के इक्वल होता है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारी जगहों पर हम लोगों को अप्लाई करना होता है जब कोई डेरिवेशन वगैरह करते हैं,
तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल लेते हैं तो उसके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 रख देते हैं, यानी कि इसका म्यू और ये म्यू नॉट दोनों एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन अगर ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल हुआ तो मैग्नेटिक मटेरियल हुआ तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, एक दूसरे से कम या ज़्यादा होंगे। तो म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1, म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी? जब म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से कम होगी। तो अगर ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो इसका जो म्यू होगा वो इस स्पेस के म्यू नॉट से कम होगा और ऐसे केस में रेशियो 1 से कम आएगा। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए रिलेटिव परमिबिलिटी 1 से कम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो इसका जो म्यू होगा वो म्यू नॉट से थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए डिवाइड करने पर 1 से ज़्यादा आएगा पैरामैग्नेटिक के लिए। फेरोमैग्नेटिक है तो इसका जो म्यू होगा वो म्यू नॉट से काफ़ी ज़्यादा होगा, इसलिए डिवाइड करने के बाद जो रेशियो आएगा वो 1 से काफ़ी ज़्यादा आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की जब हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं तो उसमें ये चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली हम लोग मेंशन करते हैं कि डायमैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से कम, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बहुत सपोर्ट नहीं करती है, उस तरीके से नहीं पास होने देती जितनी अच्छे से वो स्पेस में पास हो रहा था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपोज नहीं सपोर्ट ना करके अपोज करती हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल होता है वो उसको सपोर्ट करता है और फेरोमैग्नेटिक तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और रिलेटिव परमिबिलिटी को एक और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, म्यू आर इक्वल टू बी अपान बी नॉट, चाहे म्यू अपान म्यू नॉट कहिए चाहे बी अपान बी नॉट कहिए, जहाँ पर बी का मतलब इस मटेरियल के अंदर डेवलप हुआ टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन है और बी नॉट का मतलब ये एक्सटर्नल जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था उसका इंडक्शन है। तो बी नॉट और बी इन दोनों का जो रेशियो है इसको भी हम रिलेटिव परमिबिलिटी बोलते हैं। तो आप इन दोनों को परमिबिलिटी बोलते हैं, इन दोनों को हम आपस में इक्वल भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से ये पॉसिबल है डिफिनीशन इसका। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टर्म है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम काई एम से एक्सप्रेस करते हैं, एक्स के जैसा ये सिंबल होता है, थोड़ा सा कर्ल होता है, काई एम बोलते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ इजिली अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड। किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में कोई मैग्नेटिक मटेरियल कितनी आसानी से कितनी जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये बताने वाली फिजिकल क्वांटिटी का नाम है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो जो मटेरियल जितनी जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएगा उसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी जल्दी से उतनी आसानी से ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला है काई एम इक्वल टू आई अपान एच, और इसमें आई आप जानते हैं, आई को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये एच को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ध्यान रखिएगा दोनों का नाम, ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और ये है मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इन दोनों के रेशियो को ही हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो इन तीनों मैग्नेटिक मटेरियल के लिए अलग अलग, जैसे अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल है इसके लिए काई एम की वैल्यू नेगेटिव होती है और कम होती है। ये कैसे पता चलेगा? आगे एक फार्मूला है, यहाँ से हम अभी बता रहे हैं आपको। तो काई एम की वैल्यू डायामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव और बहुत कम, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव और बहुत कम, और फेरोमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव लेकिन ज़्यादा। अब ये काई एम कैसे पता चलेगा कि आपको याद कैसे रहेगा कि ये नेगेटिव कब है और स्मॉल कब है, लार्ज कब है? तो आप यहाँ से देख लीजिए, इसको तो आप याद ही कर सकते हैं। म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1 डायामैग्नेटिक के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए 1 से ज़्यादा, और सॉरी पैरामैग्नेटिक के लिए और फेरोमैग्नेटिक के लिए 1 से बहुत ज़्यादा। तो इस काई एम और म्यू आर के बीच में एक रिलेशन होता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। तो जब आप यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू 1 से कम रखेंगे तो 1 से कम रखेंगे तो ये वैल्यू जब इधर आके माइनस हो जाएगी तो यहाँ से आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। जब इस म्यू आर की वैल्यू को आप 1 से ज़्यादा रखेंगे तो डिफरेंस करेंगे तो पॉजिटिव तो आएगा लेकिन काफ़ी छोटा आएगा। लेकिन अब म्यू आर की वैल्यू 1 से काफ़ी बड़ा रखेंगे तो डिफरेंस करेंगे पॉजिटिव भी आएगा और 1 से काफ़ी बड़ा भी आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि यहीं से आप ये इस म्यू आर की वैल्यू के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि काई एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी, स्मॉल आएगी कि लार्ज आएगी। ठीक है, अच्छा, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम जैसा ही एक फार्मूला है जो हम पीछे जब हमने आपको पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बताया था तो वहाँ पर एक फार्मूला हमने मेंशन किया था, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 प्लस काई ई। बिल्कुल इसी तरीके का फार्मूला। यहाँ पर म्यू आर का मतलब है रिलेटिव परमिएबिलिटी, यहाँ एप्सिलॉन आर का मतलब है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए है और ये मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी।
और ये जो काई एम है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पर जो काई ई है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो बिल्कुल एक जैसा फार्मूला, इसलिए आप ये रिलेशन याद रखें। इसी एप्सिलॉन आर को हम के से भी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाले ये 6 टर्म हैं और 6 टर्म को आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, नाम इनके एक जैसे हैं। सबका आप कम से कम, अगर ठीक है ये डिफिनीशन अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन कम से कम आप सबका ये फार्मूला याद कर लें और सबकी यूनिट तैयार कर लें, ठीक है। इनके फार्मूले या इनके यूनिट पूछे जाते हैं अक्सर, तो इसलिए ये ज़रूरी है आपके लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में एक एक करके तीनों मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक तीनों के बारे में अब डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए, तो मैग्नेटिक मटेरियल में सबसे पहला टाइप हम लोग लेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल का। अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं ये आपने पहले ही पढ़ लिया है कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कुछ असर उसके ऊपर होता हो, कुछ इफेक्ट होता हो, ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। इसके अलावा भी 2 स्पेशल केस हैं जिनको हम लोग लास्ट में मेंशन करेंगे कि एंटी फेरोमैग्नेटिक या फिर फेरी मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, जैसा कि आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी कि जब इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ये फीबली यानी वीकली होता है, बहुत ही कम ये स्ट्रेंथ होता है जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो एग्जांपल है उसको याद करने के लिए आप ये याद रख सकते हैं ये लाइन, हांजी बिस्मत सोना चांदी नमक पारा। यानी ये लाइन आप याद करके डायामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल्स याद कर सकते हैं, जिसमें हांजी में H का मतलब हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर H2 हमने नहीं लिखा है, इस बात के लिए आप कमेंट नहीं करिएगा कि सर जो हाइड्रोजन होता है वो तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वो तो H2 के फॉर्म में रहता है, तो हम बस सिंबल लिख रहे हैं उसका। H का मतलब हाइड्रोजन, न का मतलब हांजी, समझ रहे हैं ना। जैसे कुछ लोग हाँ जी को हांजी बोलते हैं तो वहीं से ये लिया गया है। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई बिस्मत नाम का कोई आपका दोस्त बैठा हुआ है और आपने कहा हाँ जी बिस्मत सोना चांदी नमक पारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल याद कर लेंगे। H यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकलेगा, G से जिंक निकलेगा, बिस्मत जैसा कि आपको नाम ही पता है ये एलिमेंट है पूरा, सोना मतलब ये गोल्ड Au, चांदी सिल्वर Ag, नमक यानी कि NaCl, और पारा मरकरी को बोलते हैं तो यहाँ से Hg, इसका फार्मूला होता है, सिंबल होता है Hg, ठीक है। तो ये हुए सभी के सभी जो यहाँ पर हमने नाम लिखे हुए, ये सब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब किसी भी मटेरियल के अंदर डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब आती है, कैसे आती है, थोड़ा सा उसको भी हम मेंशन करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, नहीं तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन हो जाएगा। मैं उन मेन पॉइंट्स को आपको बता देता हूँ जो समझने में दिक्कत आती है, बाकी चीज़ें आपको पता है तो आप उसको अप्लाई करके डायरेक्शन वगैरह डिसाइड कर लीजिएगा। देखिए, जिन मटेरियल्स के अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बन जाता है। जैसे आप जब ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, इस तरह से जब आप ऑर्बिटल में शो करते हैं, है ना, इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो जब ये इस तरह के पेयर बन जाए, हर एक ऑर्बिटल में पेयर बन जाए, तो क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिनका पेयर बन जाता है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूम रहा है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके साथ जो दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूमता है। और होता क्या है इसकी वजह से कि इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा और इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। तो जिनमें ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पेयर बन जाता है, और पेयर होने की वजह से ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये घूमते हैं तो एक दूसरे के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ये कैंसिल कर देते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ना होने का मतलब कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं है इसके पास, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या था, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये डायरेक्शन होता था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो वहीं पर डिस्कस होगा जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, मैग्नेट जैसी कोई बिहेवियर या कोई प्रॉपर्टी ये शो कर रहा होगा। तो ये पेयर्ड होने की वजह से, अगर ये एक ना होता, पेयर्ड ना बना होता, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता, तब तो इसके पास कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ था, क्योंकि आपने पढ़ा भी है कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका एक अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ना। उसके लिए हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था।
तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाता है और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं तो एक दूसरे के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ये कैंसिल कर देते हैं। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इस तरह के मटेरियल पर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक या मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई नहीं करते तो दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है 0, ठीक है। तो ठीक है कि समझ में आ गया कि डायामैग्नेटिक मटेरियल में अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तो कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, मान लीजिए आपने इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो इस पहले एटम में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम में ये घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की बात करें, है ना, सॉरी, एक ही एटम के ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए अब देखिए क्या असर पड़ेगा एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड का। पहली बात तो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड जब आप अप्लाई करेंगे और जैसा इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन था, तो इसकी वेलोसिटी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बेसिस पर आप ये पता कर सकते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन किधर होगा। इसके लिए आपके पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से अगर आपको चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो पता है, तो आप फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो सेंटर से दूर जाता हुआ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और सेंट्रीपेटल फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स को ये कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला आपको पता है mv²/r। रेडियस तो बदल नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम रहा है, मास भी नहीं बदल रहा है। इसका मतलब अगर नेट सेंट्रीपेटल फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी को भी डिक्रीज होना पड़ेगा। अगर नेट सेंट्रीपेटल फोर्स डिक्रीज हो रहा है इसकी वजह से तो वेलोसिटी को भी डिक्रीज होना पड़ेगा। तो जब आपने इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है इनके ऊपर, तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसकी वजह से फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जितना तेज ये घूमेगा उतना ज़्यादा ये करंट बनाएगा, और जितना ज़्यादा करंट बनाएगा उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का करंट के साथ सीधा सीधा रिलेशन है NIA, और करंट का सीधा सीधा रिलेशन है इसकी स्पीड से, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट और वेलोसिटी दोनों घट गए। और इसी तरीके से दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या असर पड़ेगा, तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन के जो घूमने का तरीका था वो इसका जस्ट अपोजिट था, तो इस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सेंट्रीपेटल फोर्स के ही डायरेक्शन में लगेगा, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स को ये सपोर्ट कर रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स को ये सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब कि अगर मास और रेडियस नहीं चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से फ्लो होने वाला जो करंट बन रहा था वो करंट भी बढ़ जाएगा, करंट बढ़ने से डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर बढ़ गया, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर घट गया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो डाइपोल मोमेंट है दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वो चेंज हो गया, एक का डिक्रीज हो गया और एक का इंक्रीज हो गया। जब दोनों का इक्वल और अपोजिट था तो नेट डाइपोल मोमेंट 0, लेकिन अब दोनों का इक्वल नहीं है, इसका और डिक्रीज हो गया, इसका और इंक्रीज हो गया। अगर आप चेंज निकालेंगे, देखिए ये ज़्यादा है और ये कम है, डिफरेंस अगर आप निकालेंगे इन दोनों वेक्टर का तो इसमें से जब आप इसको घटाएंगे तो कितने का डिफरेंस मिलेगा, 2Δm का। और डायरेक्शन किधर होगा, तो जो ज़्यादा वाला वेक्टर है उधर की डायरेक्शन में। अगर आपको पता है दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और जो ऊपर वाला वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो दोनों का जो नेट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, और कितना आएगा, दोनों के डिफरेंस के इक्वल। तो हमने दोनों का डिफरेंस निकाला, वो आ गया 2Δm। मतलब ये कि इन दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नेट डाइपोल मोमेंट अभी तक 0 था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में, जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक नेट डाइपोल मोमेंट हो गया जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होने का मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यानी इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इनके अपने इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसका डायरेक्शन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो
जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट होता है वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन निकालते थे और डाइपोल मोमेंट का भी निकालते थे। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। इसका मतलब इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ये जो डायरेक्शन मिला आपको, ये डायरेक्शन आपको इसके मैग्नेटिक फील्ड का है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने नीचे की तरफ लगाया था। तो इसी बात को हम यहां पर बोल रहे थे कि फीबली मैग्नेटाइज अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पर जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली, बहुत स्ट्रांगली नहीं, फीबली मैग्नेटाइज हो जाता है। और अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है, दैट मीन्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करेगा, दैट मीन्स वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेगा। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज हो जाता है या धीरे धीरे, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो मूव करता है। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो हो गया कारण कि किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी क्यों आती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी अगर हम डिस्कस करें, क्या क्या इसके अंदर खास बात होती है, तो इसका ये जो बिहेवियर है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा करें कम करें उससे इस बिहेवियर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए इसका जो ग्राफ है टेम्परेचर और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में, वो ग्राफ आपको इस तरीके का मिलता है कि टेम्परेचर, हर एक टेम्परेचर पर ये एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हर एक टेम्परेचर पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है वो सेम है। दूसरी चीज़ ये कि म्यू आर की वैल्यू 1 से कम होती है, पीछे भी हमने मेंशन किया। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है डायमैग्नेटिक के लिए वो 1 से कम होता है। काई एन की वैल्यू नेगेटिव होगा और स्मॉल होगा, कैसे पता, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं। जब आपको ये रिलेशन याद होगा म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, तो कभी भी काई एम की वैल्यू का ये वाला जो रिजल्ट है अगर ये आपको भूल जाए तो सिर्फ आप ये याद रखिए और ये रिलेशन याद रखिए। यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 1 से कम रखेंगे तो नेगेटिव भी आएगा और ये छोटा भी नंबर आएगा। ठीक है, और चौथी एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर 1-2 बार सवाल पूछा जा चुका है कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में कौन सा मटेरियल है जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है, तो वो ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल ही है। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जब आप उनका टेम्परेचर घटाते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद उसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो 0 हो जाती है, यानी वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को जिसके नीचे इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आई है जिससे कम टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो यानी अगर ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया जाए तो ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, यानी इनकी रजिस्टिविटी ऐसे केस में 0 हो जाती है। और अगर इनका टेम्परेचर ये क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो ये फिर नॉर्मल जो मटेरियल्स होते हैं, नॉर्मल मेटल्स होते हैं, उसी की तरीके से ये बिहेव करेगा। तो आप कह सकते हैं ये नॉर्मल स्टेट है, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट कब आएगा, जब क्रिटिकल टेम्परेचर से कम उसका टेम्परेचर कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहीं से एक चीज़ आता है मेसनर इफेक्ट। तो मेसनर इफेक्ट आप ध्यान रखें, किसी भी मटेरियल को, किसी भी मेटल को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आपको पता है कि उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं, E = 0 होता है। लेकिन उस मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर सकती। पीछे हमने डिफिनीशन में भी कई जगहों पर देखा। तो जो आपके पास मेटल्स होते हैं उनके अंदर B की वैल्यू 0 नहीं होती है। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास हो जाएगा उसके अंदर से। लेकिन जब ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, ये आपका क्या कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल, अगर ये अभी डायामैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हो रही हैं, चाहे इस तरह से चाहे ये अपोज कर रहा है किसी भी तरीके से। लेकिन जब ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो ये सब की सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम यहाँ से बाहर निकल जाएंगी। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। तो किसी भी सुपर, और ये कब होगा, जब सुपर कंडक्टर की तरह ये बिहेव करने लगेगा तब। तो आप ये कह सकते हैं किसी भी सुपर कंडक्टर को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब किसी भी सुपर कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल जाती हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं मेसनर इफेक्ट। ये कब पॉसिबल है, जब इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा, यानी ये आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल जब सुपर कंडक्टर बन जाएगा तब ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल एक सुपर कंडक्टर का बिहेवियर भी शो कर सकता है इस खास कंडीशन में। तो ये पूरा आपका था डायामैग्नेटिक मटेरियल। बिल्कुल इसी तरीके से इसी पैटर्न पर हम पढ़ेंगे अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज हो जाता है। यानी इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे केस में ये मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। दैट मीन्स वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये मूव करता है, फीबली, स्ट्रांगली नहीं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज द सब्सटेंस विच फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जबकि डायामैग्नेटिक क्या होता था, वो फीबली मैग्नेटाइज वो भी होता था लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल को याद करने के लिए आप ये याद कर सकते हैं CrPt MnNaAl CuCl2। मतलब ये आप लाइन याद रखें तो आपको ये कुछ एग्जाम्पल कुछ दिन तक याद रह सकते हैं। Cr मतलब ये एक तो वो Cr होता है जिसको आप पीटने के लिए दौड़ाते हैं रात को, ठंडियों में 8 बजे वो चिल्लाता है गांव में बच्चों को जिससे डराते हैं, है ना, उसी Cr को आप ध्यान रखें। तो ये Cr मतलब क्रोमियम हो गया, Pt का मतलब यहाँ प्लेटिनम से हो गया, और यहाँ पर ये जो हमने नाम लिखा है ये सीक्वेंस देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Mn, यहाँ पर N आया, अब N से स्टार्ट करेंगे Na, A आया, A से स्टार्ट करेंगे Al। ठीक है, तो ये आपको सीक्वेंस याद हो जाएगा, मैग्नीज, सोडियम, एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। ठीक, ध्यान रखिएगा ये नोट्स में आई थिंक मैंने Mg लिख दिया हुआ गलती से, तो इसको आप इंप्रूव कर लेंगे। और एक गलती हो गई है जहाँ पर 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस होना चाहिए, वहाँ पर बाई मिस्टेक -4 हो गया है। तो ये एक छोटी मोटी गलतियाँ हो गई हैं इस टॉपिक में, उसको आप इंप्रूव कर लीजिएगा। या तो मैं इसका नोट्स थोड़ा सा उसको इंप्रूव करके मैं फिर से सेंड कर दूंगा, तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा, पुराने वाले को डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमको ये देखना है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आती क्यों है। तो जिनके भी अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर जिनके भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, जैसे ये ऑर्बिटल का केस हमने बताया कि जब ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, अगर ये कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो ऐसे केस में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती है। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि पीछे मैंने बताया, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों के रोटेशन का या रिवोल्यूशन का जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट होता है, तो वो दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का अपना जो डाइपोल मोमेंट है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के डाइपोल मोमेंट से कैंसिल आउट नहीं होता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक डाइपोल मोमेंट है, हर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक डाइपोल मोमेंट हो गया, एक ये डाइपोल मोमेंट हो गया। इस पूरे मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जितने भी एटम हैं उसमें ये जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबके पास बन रहे हैं उन सब का अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा। लेकिन ये जो डाइपोल मोमेंट होगा वो रैंडम होगा, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है तो सबके डाइपोल मोमेंट तो एग्जिस्ट करेंगे, जो कि डायामैग्नेटिक में डाइपोल मोमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते थे। लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट अभी भी क्या है, 0 है। ध्यान रखिएगा, वहाँ तो अगर हम अलग अलग देखें, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का देखें तब भी डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल होकर 0 होता था, ओवरऑल पूरा पिक्चर देखते तब भी वो 0 आता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक एटम की बात करें तो उसका अपना डाइपोल मोमेंट है। जब पूरे मटेरियल की बात करेंगे तो ये रैंडम होने की वजह, जैसे वो थर्मल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था ना कि इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहे हैं लेकिन रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से नेट वेलोसिटी 0 है, जिसकी वजह से नेट करंट 0 है। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर है कि ये रैंडम डायरेक्शन होने की वजह से इस पूरे मटेरियल में जो नेट डाइपोल मोमेंट आता है वो अभी भी 0 है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो आपने पढ़ा भी है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी मैग्नेटिक डाइपोल को रखते हैं तो वो डाइपोल को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग करने की कोशिश करता है, एक टॉर्क लगता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग इसको अलाइन करने की कोशिश करता है। तो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर तो जितने भी ये डाइपोल आपको दिख रहे हैं, डाइपोल मोमेंट, ये सब के सब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। और अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इसकी कुछ वैल्यू आएगी।
तो अब इसके अंदर आप देखिए क्या हुआ, सभी के सभी जो डाइपोल मोमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गए। दैट मीन्स यहां पर अब जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, जो कि डायामैग्नेटिक में जस्ट अपोजिट होता था। तो इसीलिए यहां पर डिफिनीशन में बोला गया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, फीबली मैग्नेटाइज होता है, स्ट्रांगली नहीं। अगर यही प्रॉपर्टी स्ट्रांगली होने लगे तो ये पैरामैग्नेटिक की बजाय फिर इसका नाम फेरोमैग्नेटिक पड़ जाएगा। यानी जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उनके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज होती है जो पैरामैग्नेटिक के अंदर होती है, लेकिन पैरामैग्नेटिक के अंदर यही सारी प्रॉपर्टीज फीबली होती हैं और फेरोमैग्नेटिक के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज स्ट्रांगली होती हैं। तो उसका रीजन क्या है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज हो जाता है और वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये मटेरियल मूव करता है। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए अगर हम डिस्कस करें कि इसकी जो ये जो बिहेवियर इसका है क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपने देखा कि था डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो ये मैग्नेटाइज होने का जो पूरा बिहेवियर था वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ये जो बिहेवियर है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये सभी के सभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो गए हैं, आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए फिर से सब रैंडम हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे, फिर से ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम रहेगा तो जल्दी से ये सब अलाइन हो जाएंगे, अलाइन होने के बाद टेम्परेचर बढ़ा दीजिए फिर से ये अस्त व्यस्त हो जाएंगे, फिर आपको अलाइन करने के लिए इस फील्ड की वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट ये प्रॉपर्टी है। इसके लिए क्यूरी ने एक लॉ दिया है जिसको हम क्यूरी लॉ बोलते हैं इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, और ये कहता है कि किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो आई होता है, आई का मतलब आप समझते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उसके मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब H की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे इसके अंदर उतना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आपको मिलेंगे, उतना ज़्यादा इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा, I = m/v से, है ना। m जितना ज़्यादा बढ़ेगा I उतना ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे I की वैल्यू उतनी घटेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल I = h/T, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ से आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, H को इधर ले आएंगे तो I/H मिलेगा और I/H को हम chi-m बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि I/H या फिर chi-m = C/T। यहाँ पर ये C क्यूरी कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं यहाँ से chi-m = 1/T। मतलब पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये जो ग्राफ खींचेंगे वो इस तरीके का ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जबकि डायामैग्नेटिक में आपने देखा था स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा था, टेम्परेचर का कोई असर उसके ऊपर नहीं होता, तो उसका जो बिहेवियर है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन पैरामैग्नेटिक का जो बिहेवियर है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसके लिए μr की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, आप पीछे देख चुके हैं। μr की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो इस वाले रिलेशन से आप बता सकते हैं μr = 1 + chi-m से chi-m की वैल्यू पॉजिटिव होगी और स्मॉल होगी। और एक चीज़ और यहाँ पर जो कि पीछे वाले में भी आप ऐड कर सकते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल हो चाहे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो, जब आप उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आप रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ये फिर से अपने पुराने कंडीशन में पहुंच जाता है। दैट मीन्स इसके अंदर जो भी मैग्नेटाइजेशन हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा, ये फिर से जैसे था वैसे बन जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तब तक ये बिहेवियर शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ये आप हटा लेंगे तो फिर से ये इस पुरानी कंडीशन में पहुंच जाएगा। ठीक, चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए। लास्ट हम लोग देखने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो पैरामैग्नेटिक के अंदर है, बस सारी प्रॉपर्टीज इनहैंस हो जाएंगी। मतलब वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में फीबली अट्रैक्ट होता था, ये कैसे अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज या स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एग्जाम्पल याद करने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, फिकोनी मैग्नेटाइट, आप ये पूरा याद कर सकते हैं। हमने तो इस तरीके से याद किया है कि अब देखिए मेरे गांव का जो नाम है वो इस तरह से है ना, मेरे गांव का नाम है सिरकोनी, तो मैंने इसी नाम से इसको जोड़ दिया है ना, सिरकोनी से ही फिकोनी को कनेक्ट कर दिया है, तो मुझे इस तरीके से ये याद हो जाता। तो आप किसी भी तरीके से याद करिए या फिर मेरे ही गांव के नाम के भरोसे आप भी इसको याद रखें। तो फिकोनी में फी का मतलब Fe मतलब आयरन, सी ये को का मतलब CO यानी कि कोबाल्ट, और नी का मतलब Ni यानी कि निकिल। ठीक है,
तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल और मैग्नेटाइट जो है वो आयरन का एक ऑक्साइड होता है, जिसको शुरुआत में हमने आपको बताया था लोड स्टोन इसी को बोलते हैं। तो Fe3O4 ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं। इनको जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होगा और काफ़ी स्ट्रांगली होगा। ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम इसके अंदर ये प्रॉपर्टी की बात करें, ये ऐसा क्यों होता है, तो होता ये है कि ये जो मटेरियल्स हैं इनके अंदर खास बात यह है कि हर एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो पहली बात तो बहुत ही स्ट्रांग होता है। हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट बहुत स्ट्रांग होता है और अपने बगल वाले डाइपोल मोमेंट के साथ इंटरैक्ट करके उसको अपने साथ अलाइन कर लेता है। तो ऐसे क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं जिसमें बहुत सारे डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये छोटा सा हिस्सा हम देखें तो ये एक स्ट्रांग मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट है, मैग्नेट है, बट ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें तो ओवरऑल ये फिर से वही रैंडम वाली बात हो गई। उसमें क्या था, अकेले अकेले रैंडम थे, यहां पर ग्रुप में रैंडम है और इस ग्रुप को हम बोलते हैं डोमेन। ये क्या बन गया, छोटा छोटा डोमेन बन गया। तो ये सारे डोमेन बन गए इसमें, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछें तो ये अभी भी जीरो है अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड यहां लगा देते हैं तो वो क्या करता है, इन सभी डोमेन्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देता है और ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इस मटेरियल को हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इनको जब भी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में स्ट्रांगली ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसी को ऐसे भी आप कहते हैं कि जब आप इस मटेरियल को स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब इसी मटेरियल को आप लिक्विड के फॉर्म में अगर ये है और आपने एक नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, है ना, नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, इनके बीच में जब आप इसको रखते हैं तो होता यह है कि जहां पर स्ट्रांग पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो पोल्स की तरफ ये मटेरियल जो है वो मूव कर जाती है। दैट मीन्स वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की ओर ये मूव कर जाती है। तो कुछ इस तरीके का केस आपको देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, इसकी भी ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि आपने देखा था डायामैग्नेटिक में ये जो प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, पैरामैग्नेटिक में टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, फेरोमैग्नेटिक में भी ये प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये फिर से रैंडम हो जाएगा, तो उसको फिर से अलाइन करने के लिए आपको ये फील्ड और बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी ये जो प्रॉपर्टी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और इसके लिए भी क्यूरी ने एक लॉ दिया है, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड क्यूरी लॉ या फिर क्यूरी वाइस लॉ बोलते हैं। वाइस लॉ भी पढ़ते हैं कुछ लोग। तो क्यूरी वाइस लॉ जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है और जो क्यूरी लॉ है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। तो इसके लिए भी फार्मूला बिल्कुल उसी तरीके का है जैसे आपने क्यूरी लॉ में क्या पाया, फाइनली आपको मिला काई एम इक्वल टू सी अपॉन टी, वैसे ही यहाँ पर भी मिलता है, बस टी की जगह पर टी माइनस टी सी लिखना पड़ता है, जहाँ पर टी सी का मतलब है क्यूरी टेम्परेचर। तो किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर डिफाइन होता है। ये टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगेगा। यानी अगर हम इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो इसकी ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो वीक होती जाएगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इतनी वीक हो जाएगी जितनी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की होती है। तो आप कहेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में चेंज हो गया। तो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर को जिसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लगता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का नाम है क्यूरी टेम्परेचर। अलग अलग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्यूरी टेम्परेचर अलग अलग होता है। आयरन के लिए 770 डिग्री सेल्सियस है और निकिल के लिए होता है 358 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज जैसे आप पीछे भी लिखते थे उसी तरीके से इसमें भी है। इसके लिए म्यू आर की वैल्यू एक से बहुत ज़्यादा होगी और काई एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी और काफ़ी ज़्यादा भी होगी। और इसमें भी अच्छा, पिछले दोनों में आपने ये देखा कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम हटा देते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन है वो खत्म हो जाता है, डायामैग्नेटिक में भी पैरामैग्नेटिक में। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में ऐसा नहीं होता है। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लेते हैं तब भी मैग्नेटाइजेशन पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत ही अलग है इसमें, जो कि बाकी दोनों में नहीं था। और इस चीज़ से रिलेटेड एक और चीज़ हम लोगों को अभी पढ़ना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस
कर्व। तो हिस्टेरिसिस कर्व या हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है, वहीं से इस चीज को हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टेरिसिस लूप। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखने के बाद ये किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, इसी को जानने के लिए हमारे पास यहाँ पर है हिस्टेरिसिस लूप। तो हम लोग हिस्टेरिसिस लूप के बारे में पढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो चीज़ यहाँ पर डिफाइन होता है, और ये हिस्टेरिसिस लूप को पढ़ने से हमारे लिए फ़ायदा क्या है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाते हैं, मतलब जितने भी इसके डोमेन्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ये इसके अंदर एक मैग्नेटिक इंडक्शन बी डेवलप हो गया है ना। इसको आप काई के बारे या फिर आई के रिस्पेक्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अलग अलग बुक में देखेंगे तो यहाँ बी की बजाय एम या फिर आई भी लिखा रहता है। ठीक, तो एच की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर ये जितने भी इसके डोमेन्स हैं वो इस एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते जाएंगे, वैसे वैसे मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इसके अंदर के सभी डोमेन एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, तो उसके बाद अगर आप एच की वैल्यू बढ़ाते हैं तो वी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन। तो ये ग्राफ हमने इसी बी और एच के बीच में खींचा हुआ है। जब हम एच को वेरी करेंगे तो बी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। तो जब एच की वैल्यू हम बढ़ाते हैं, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है इसलिए, क्योंकि डायामैग्नेटिक का तो आप जानते हैं कि डायामैग्नेटिक या फिर पैरामैग्नेटिक में जब हम एच को हटा लेते हैं तो बी पूरा पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक ही एक ऐसा सब्सटेंस है जब हम एच को हटाते हैं तो बी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। तो उसी के रिस्पेक्ट में ये ग्राफ यहाँ पर बनाया गया है। तो जब हम एच की वैल्यू शुरुआत में बढ़ा रहे थे तो बी की वैल्यू बढ़ रही थी और एक ऐसा कंडीशन आया कि अब ये बी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब आप एच की वैल्यू चाहे जितना बढ़ाइए, बी की वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। फिर आपने क्या किया, अब आपने यहाँ पहुँचने के बाद एच की वैल्यू को घटाना स्टार्ट किया। एच की वैल्यू घटाना स्टार्ट किया तो आपने देखा कि जो ग्राफ है वो इसी वाली लाइन, जिस लाइन से ये आपको ये बढ़ते हुए मिला था, सेम लाइन को रिट्रेस करते हुए वापस जीरो पर नहीं आती है। ध्यान रखिए, एच की वैल्यू बढ़ रही थी तो बी की वैल्यू बढ़ रही थी, ग्राफ आपको ये मिल रहा था। एच की वैल्यू घट रही है तो बी की वैल्यू भी घट रही है, लेकिन ग्राफ आपको ये नहीं मिल रहा है बल्कि ये इधर से जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ से जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो आप देखिए नीचे पहुँचेंगे तो एच की वैल्यू हो गई यहाँ पर जीरो, लेकिन बी की वैल्यू जीरो नहीं है। बी की ये इतनी वैल्यू अभी भी इसके अंदर रह गई। तो जब आप ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच बढ़ाते जाते हैं तो बी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाती है। उसके बाद जब आप इस एच की वैल्यू को घटाते हैं तो इसको घटाने पर ये बी घटता तो है, लेकिन उस तरीके से नहीं घटता है जिस तरीके से ये बढ़ा हुआ था। और आप जब इस एच को जीरो भी कर देते, पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, अभी भी इसके अंदर बी रह जाता है। बी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। बी की इसी वैल्यू को, एच को जीरो करने के बाद बी की जो वैल्यू इसके अंदर रह गई, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिटेंटिविटी। तो जब हम एच को जीरो कर देते हैं लेकिन इसके अंदर अभी भी कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन रह जाता है, ओ से लेकर बी तक, ये पॉइंट बी है, स्मॉल बी, तो ओ से लेकर बी तक का ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन रह गया है इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, इसी को बोलते हैं इसका रिटेंटिविटी। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने देखा कि जब एच की वैल्यू को हमने जीरो कर दिया तब भी ये बी की वैल्यू इसके अंदर अभी भी रह गई। तो आपने क्या किया, आपने इस एच की वैल्यू को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया। मतलब आप जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एच की वैल्यू को आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया और आपने सोचा कि जब अपोजिट कर देंगे तब ये बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अभी तक जो आपने किया था, यानी कि जब आपने इधर की तरफ एच लगाया था और इसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन बी डेवलप हुआ था, तो हम कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा करके इसको डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मैग्नेटिक इंडक्शन जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटाइज तो हो गया था, लेकिन हमने इसको पूरा, जब एच की वैल्यू को जीरो किया तब भी ये डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, एच की वैल्यू को उल्टा लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में हमने एच की वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट किया तो अपोजिट डायरेक्शन में हम एच की वैल्यू को बढ़ाते गए और इतनी वैल्यू जब हमने अप्लाई की एच की, तब जाकर के ये जो हमारा बी यहाँ पर था वो यहाँ पर पहुँचा है। दैट मीन्स अब जाकर के बी की वैल्यू जीरो हुई है।
तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आप H को लगाते हैं और जितना H लगाने के बाद ये B अब आपका जीरो होता है या डीमैग्नेटाइज होता है, उस H की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, O से लेकर C तक की ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी। ठीक है, तो जब H की वैल्यू आपने जीरो की थी तो जो B इसके अंदर रह गया था वो रिटेंटिविटी, लेकिन उसी B को जीरो करने के लिए जो फिर से आपको उल्टा H लगाना पड़ा वो H को आप क्या बोलेंगे, कोर्सिविटी। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान रखिएगा इस ग्राफ में। ये है आपका रिटेंटिविटी और ये है आपका कोर्सिविटी। ठीक है, तो इसका यूज क्या है इस ग्राफ का। अच्छा, ये चीज तो ठीक है, यहां तक आपने पढ़ लिया। अब फिर क्या करते हैं, सेम चीज आपको दोबारा से रिजल्ट वही मिलता है कि आप इसके बाद फिर से H की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं तो आप देखते हैं जो B की वैल्यू है वो फिर से अपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर आपने H की वैल्यू इधर कर दी है तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन अभी तक इधर मिल रहा था वो भी अब दूसरे डायरेक्शन में मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो B की वैल्यू जो पहले डेवलप हुई थी H के डायरेक्शन में, अब वो उल्टा हो गई है, H के ही डायरेक्शन में इधर की तरफ डेवलप होगी। तो हमने इसके जस्ट अपोजिट दिखाया है। तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाते हैं तो B की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो ये वाला पॉइंट हमको मिलता है। मतलब इस वाली H की वैल्यू पर B की ये वाली वैल्यू डेवलप हो जाती है इस डायरेक्शन में। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस H की वैल्यू को घटाते हैं, घटाते जब यहाँ पर आप पहुँचते हैं, दैट मीन्स H की वैल्यू तो जीरो हो गई, लेकिन अभी भी ये B की वैल्यू ये जो है इस डायरेक्शन में रह गई। तो फिर इसको खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, अब इसका उल्टा फिर H लगाएंगे, तब जाकर के ये आप यहाँ पर पहुँचेंगे। और यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो H की वैल्यू आपने इतनी लगाई है, अब जाकर के ये B की वैल्यू क्या हुई है, जीरो है। और इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो ये पूरा क्लोज लूप आपको इस तरीके का मिल जाता है। इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप, यानी किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने का ये जो पूरा ग्राफ है, इसी को हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। और इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है जिसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, अच्छा, अब इसका यूज क्या है इसको पढ़ने का। तो इट इज यूजफुल टू डिसाइड द मटेरियल्स यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर कोर, परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी टेम्पोररी मैग्नेट आपको बनाना है, परमानेंट मैग्नेट आपको बनाना है, या ट्रांसफार्मर के अंदर जो क्रोड जो यूज किया जाता है वो बनाना है। तो किस किस मटेरियल को यूज किया जाए इन सभी कामों के लिए, वो आप यहां से देख सकते हैं। देखिए, जिस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना आसान होगा, यानी जैसे आपने H की वैल्यू को हटाया वैसे ही B की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, इसका मतलब वो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है। और जितनी आसानी से वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होगा, दैट मीन्स वो एक टेम्पोररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर सकता है। जब किसी सोलेनोइड के अंदर इस तरह के मटेरियल को हम रखेंगे और इसके अंदर करंट फ्लो करेंगे तो एक स्ट्रांग मैग्नेट ये बन जाएगा। और जो भी हम इसे यूज में लाना चाहते हैं वो यूज में हम इसको ला सकते हैं। उसके बाद जैसे करंट को बंद करेंगे, यानी H को हटाएंगे, करंट का मतलब क्या, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड H, जैसे ये करंट को बंद करेंगे यानी H को हटाएंगे, ये फिर से जो मैग्नेटिक इसके अंदर प्रॉपर्टी आई थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही आसानी से हम इस मटेरियल को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज अगर कर लेते हैं तो इसकी हेल्प से हम टेम्पोररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, उस ट्रांसफार्मर के कोर की वजह से भी कुछ मतलब एनर्जी लॉस ना हो, तो ये जो कोर हम बनाएंगे उसमें भी हम यही चाहते हैं कि वो भी आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो। तो इसीलिए ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए भी हम ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जिसके अंदर ये हिस्टेरेसिस लॉस कम से कम हो, यानी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। इतना ज़्यादा हमको एक्सटर्नल फील्ड दोबारा से लगाने की जरूरत ना पड़े B की वैल्यू को जीरो करने के लिए। ठीक, तो जिसके लिए हिस्टेरेसिस लॉस जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, है ना। उसके अंदर एक बार मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा तो वो जल्दी से नहीं जा रहा है, दैट मीन्स वो परमानेंट मैग्नेट बन सकता है। और अगर जल्दी से चला गया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर टेम्पोररी मैग्नेट बन सकता है, ट्रांसफार्मर के कोर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो जिसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी जितनी ज़्यादा होती है, ये रिटेंटिविटी या कोर्सिविटी, उसके लिए जो लूप मिलता है उसका एरिया उतना ज़्यादा होता है। जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी जितनी कम होती, मतलब जो जितने आसानी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, उसके लिए लूप पतला सा मिलता है और उसका एरिया भी कम होता है। तो जिनके लिए हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम मिलता है, ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है सॉफ्ट आयरन। इसकी हेल्प से हम ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं सॉरी, इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं, यानी टेम्पोररी मैग्नेट। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा टेम्पोररी होता है, ये परमानेंट भी बनते हैं इससे, बट हम वहाँ पर
सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर दूसरी चीज होगी जिसकी वजह से हम करंट फ्लो करके उसको परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। बट यहां पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट से मतलब है टेम्पोररी मैग्नेट से, ठीक है। तो जिनके लिए ये लूप का एरिया कम होता है, उसमें हिस्टेरेसिस लॉस बहुत कम होता है, बहुत आसानी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता है, ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को बोलेंगे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। और कहाँ कहाँ यूज होता है? ट्रांसफार्मर का कोर बनाने में, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। क्या प्रॉपर्टी है इनकी? रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी, हिस्टेरेसिस लॉस, ये सब इनके लिए बहुत कम होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, है ना। इसका एग्जांपल क्या है? सॉफ्ट आयरन। और म्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें ये ग्राफ जिसके लिए हमने पाया है, ये जो लूप हमको मिला है, तो जिसके लिए हिस्टेरेसिस लूप का एरिया जितना ज़्यादा होता है वो उतना मुश्किल से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट। और इसका एग्जांपल है स्टील। मतलब स्टील के लिए हिस्टेरेसिस लूप का एरिया ज़्यादा मिलता है या हिस्टेरेसिस लॉस उसमें ज़्यादा होता है। मतलब जल्दी से ये डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। एक बार अगर मैग्नेटाइज हो गया तो जल्दी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगी, भले ही आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें यानी कि जीरो कर दें, ठीक है। रिटेंटिविटी इसकी अच्छी होती है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम हार्ड फेरोमैग्नेट यानी स्टील का इस्तेमाल करते हैं। और इसका इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और हिस्टेरेसिस लॉस ये सब क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्टेरेसिस लूप है, इसको पढ़ने का यही फायदा है कि हमको पता चल जाता है कि किस मटेरियल, मतलब कौन से काम के लिए किस तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये हिस्टेरेसिस लूप की स्टडी कर लेते हैं, उससे पता चल जाता है कि आसानी से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे एक न्यूट्रल पॉइंट पीछे छूट गया, अर्थ मैग्नेटिज्म का एक पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट किस कंडीशन में कहाँ पर आपको मिलता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और दो और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे। एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और दूसरा होता है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये नाम से ही क्लियर है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक तो आपने पढ़ ही लिया है। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? डोमेन्स बन जाते हैं और डोमेन्स में जितने भी डाइपोल मोमेंट होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होता है। अगले डोमेन में जितने होते हैं उनका भी इसी तरीके से होता है, लेकिन पहले डोमेन से अलग हो सकता है, ठीक है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि किसी भी एक डोमेन में जितने डाइपोल मोमेंट आपको मिलते हैं वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में वो अपोजिट होते हैं। मतलब हर एक एडजेसेंट डाइपोल मोमेंट पहले वाले डाइपोल मोमेंट के इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन का होता है। तो यहाँ से भी आप अगर हम हर एक डोमेन का डाइपोल मोमेंट निकाले तो जीरो आएगा, जबकि उसमें क्या था? फेरोमैग्नेटिक में हर एक डोमेन का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं था। ओवरऑल पूरे उस मटेरियल का जब देखेंगे, पूरा पिक्चर देखेंगे, तब हमको डाइपोल मोमेंट जीरो मिलेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक में हर एक डोमेन में भी आप देखेंगे इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? जीरो आएगा, ठीक है। तो ये जो आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनके हर एक डोमेन में जितने भी डाइपोल मोमेंट आपको दिखेंगे उसके एडजेसेंट मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अच्छा, इनकी एक खास बात है, ये डायग्राम आप याद रखें कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए काई एम और टी के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है? जैसे जैसे टी बढ़ता है वैसे वैसे काई एम बढ़ता है, जैसे जैसे टी बढ़ता है वैसे वैसे काई एम बढ़ता है। लेकिन एक खास टेम्परेचर के बाद अब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये काई एम घटेगा। तो टी और काई एम, मतलब टेम्परेचर और काई एम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके लिए होते हैं? ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपने पढ़ा था क्यूरी लॉ। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, जिसके पहले मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा था लेकिन उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव कर रहा है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं नील टेम्परेचर। नील टेम्परेचर, तो नील टेम्परेचर से पहले ये एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह और उसके बाद पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, तो T अगर लेस देन Tn है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक, T ग्रेटर देन Tn है तो पैरामैग्नेटिक। और इसका एग्जांपल याद कर सकते हैं MnO, Cr2O3, NiCr और आदि, ठीक है। इसी तरीके से शॉर्ट में हम लोग फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को भी पढ़ेंगे। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इसमें जो डाइपोल मोमेंट थे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, सभी डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन अपोजिट था। लेकिन यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है। जैसे इसका मैग्नीट्यूड जितना है उसके बगल में जो इसका जस्ट अपोजिट डाइपोल मोमेंट है उसका मैग्नीट्यूड इससे कम है। इसी तरह से इससे कम मैग्नीट्यूड इसका है, इससे कम मैग्नीट्यूड इसका है।
ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये सब इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, यहाँ पर इक्वल मैग्नीट्यूड के नहीं है। और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल को ही फेराइट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड रहेगा और किसी भी एक मेटल का ऑक्साइड रहता है, एक साथ कंबाइन रहता है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में, जैसे PbFe12O19, BaFe12O19, तो ये आयरन का ऑक्साइड है और साथ में ये कोई मेटल भी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल भी आप ध्यान रखें, यही डोमेन का ये डायग्राम याद रखेंगे, सब कुछ याद रहेगा। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो नील टेम्परेचर है वो किसके लिए होता है, नील टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट किसके लिए होता है, तो नील टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए होता है। नील टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर कैसे बिहेव करेगा, एंटी फेरो की तरह, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर पैरामैग्नेटिक की तरह, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब क्यूरी के लॉ को फॉलो करेगा, इसका मतलब इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट छूट गया था न्यूट्रल पॉइंट का, तो अब मैं इसका डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और नोट्स जो हमने आपको प्रोवाइड किया है तो वहाँ से आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, जियोग्राफिकल साउथ से जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होती है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और हमारे इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस दो पॉइंट पर इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो, और जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो जब हम हमारे बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में रखते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट हमको ऐसे दो जगहों पर मिलते हैं, दैट मीन्स इक्विटोरियल पोजीशन पर मिलता है। और इक्विटोरियल पोजीशन पर अगर ये न्यूट्रल पॉइंट है तो न्यूट्रल पॉइंट की खास बात आप जानते ही हैं कि इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, अब चूंकि ये मैग्नेट आपने कहाँ रखा है, अर्थ पर ही रखा है ना, सरफेस पर, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो और इस मैग्नेट का जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों मैग्नीट्यूड में यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट थे, इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम इसका उल्टा कर दें, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ हम अपने मैग्नेटिक डाइपोल का या बार मैग्नेट का साउथ पोल रख दें, तो आप इसको याद कर लीजिए NN, मतलब NN दोनों सेम डायरेक्शन में हो और N और S दोनों इस तरह से हो, मतलब जस्ट अपोजिट वाले हो। तो ऐसे केस में जो हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है वो एक्सियल पोजीशन पर मिलता है। तो एक्सियल पोजीशन पर मिलेगा, तो एक्सियल पोजीशन पर न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या कि B और BH दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और इसी चीज़ को और एक्सप्लेन अगर करते हैं आप तो क्या लिखेंगे, B की जगह पर क्या लिखेंगे बताइए। BH तो ठीक है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेकिन B का मतलब क्या है, इस बार मैग्नेट के इक्विटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड। और बार मैग्नेट के इक्विटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, μ0/4π2m/r³। सॉरी, ये इक्विटोरियल पोजीशन है तो m/r³। और एक्सियल पोजीशन के लिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BH इज इक्वल टू μ0/4π और यहाँ पर हो जाएगा 2m/r³, ठीक है। तो ध्यान रखना है न्यूट्रल पॉइंट का जो न्यूमेरिकल आता है उसमें ये फार्मूला आपको यूज करना होता है कि BH इज इक्वल टू दिस, BH इक्वल टू दिस। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट हो जाते हैं, वहाँ नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, उसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो अगर वो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, कब मिलेगा, यहाँ पर जब नॉर्थ नॉर्थ सेम डायरेक्शन में होंगे तो इक्विटोरियल पोजीशन में मिलेगा। इक्विटोरियल पोजीशन में मिलेगा तो इस बार मैग्नेट का इक्विटोरियल पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0/4πm/r³। और एक याद हो गया तो दूसरा जस्ट उल्टा कर दीजिए, दूसरे वाले को छोड़ दीजिए, दिमाग में ना लाइए इसको। एक याद करिए कि NN सेम डायरेक्शन में होता है तो इक्विटोरियल पोजीशन का न्यूट्रल पॉइंट हमको मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद तो नहीं थी कि लेक्चर पूरा हो पाएगा, लेकिन लेक्चर लेंदी भी हो गया। लेकिन ये जो आपका टॉपिक बचा था, मतलब जो इसको हमको लास्ट लेक्चर में कवर करना था, अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल, वो दोनों टॉपिक को प्रॉपरली हमने कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो एक बार कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि लेक्चर आपको कितना % समझ में आया, 60%, 70%, 80% या मोर देन 80%। तो आप जो भी आपका रिस्पॉन्स हो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि उसी हिसाब से हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, अगले लेक्चर में और अच्छे से कोशिश करेंगे चीज़ों को समझाने की,
ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10 में, जिसमें हम मैग्नेटिज्म और मैटर जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है पिछले और आज के इस लेक्चर में, इन दोनों के ऊपर मिला करके प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।